Hello everyone, you are most welcome in Nursing Innovation. Myself आशीष कुमार यादव, नर्सिंग ऑफिसर एम्स बिलासपुर। आज का ये वीडियो उन स्पेशल लोगों के लिए होने वाला है जो कि नोरसेट का एग्जाम की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं और साथ में ये सोच रहे हैं कि उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करना है। आज के इस कंप्लीट वीडियो में अपन स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको जीरो से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करके एंड तक ले जानी है ताकि आपका सिलेक्शन है वो श्योर हो पाए और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप जो नोरसेट का एग्जाम है वो क्रैक कर पाए। लेट्स वी स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में अपन कौन कौन से पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा होता है, जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट या कंफ्यूजन होता है जो भी प्रिपरेशन करने की सोचते हैं उन स्टूडेंट के माइंड में, वो ये होता है कि उनको कहाँ से स्टार्ट करना है, यानी कि कौन सी बेस्ट बुक रहेगी थ्योरी के लिए, उनको कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, क्या कोचिंग ज्वाइन करनी है नहीं करनी है, अगर कोचिंग ज्वाइन करनी है तो ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें। तो इन सभी पॉइंटों के बारे में डिस्कस करेंगे। देन सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि सिलेबस के बारे में, कि उनको जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर कौन सी जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होती है जिनके ऊपर उनको फोकस करना होता है। और थर्ड जो पॉइंट होता है दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, किस स्ट्रेटेजी से उनको अपनी प्रिपरेशन को जीरो से लेके एंड तक ले जाना है ताकि उनके सारे कंसेप्ट, सारी थ्योरी, सारे जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, सारी जो नॉलेज से रिगार्डिंग जो भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं वो क्लियर हो पाए, सारे कंसेप्ट क्लियर हो पाए और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्रैक कर पाए। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको जीरो से स्टार्ट करना है, यानी कि कौन सी बुक से स्टार्ट करना है, कौन सी थ्योरी पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, कहाँ से एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, कहाँ की टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है। तो सबसे पहले किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है दैट इज उसका पैटर्न। आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, आज की इस वीडियो में अपन सिर्फ फोकस करने वाले नोरसेट के एग्जाम पर जो होता है एम्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर का, उसके ऊपर। बट मैं आपको थोड़ा एग्जांपल बताता हूँ कि नोरसेट का जो एग्जाम होता है उसका अपना एक अलग पैटर्न होता है, यानी कि उसका क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग होती है। अगर आप सीएचओ का एग्जाम देते हैं तो उसका पैटर्न हमेशा अलग होता है। आप जिपमर का एग्जाम देंगे, आप पीजीए का एग्जाम देंगे, आप आरएमएल का एग्जाम देंगे, आप एसजीपीजीआई का एग्जाम देंगे, तो सभी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अपन उस एग्जाम के सिलेबस को, उस एग्जाम के पैटर्न को समझें। तो नोरसेट के अंदर इंपॉर्टेंट यही रहता है कि आपकी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस से भी सक्सेस नहीं अचीव कर सकते, आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के भी जो होता है एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो चीज होती है वो आपको थ्योरी पूरी करनी होती है एंड उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। लेट सपोज कि मैं आपसे किसी चीज के बारे में, किसी डिजीज के बारे में क्वेश्चन पुटअप करता हूं, आपको उस डिजीज के बारे में पता ही नहीं है कि उस डिजीज के अंदर हो क्या रहा है, क्या उसकी पैथोफिजियोलॉजी होती है, तो आप उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। और लेट सपोज कि आपने पूरी थ्योरी पढ़ रखी है और आपने कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस की नहीं उस डिजीज से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट की क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आपको ये पता नहीं रहेगा कि आपने जो थ्योरी पढ़ी है उस थ्योरी से किस तरीके से क्वेश्चन क्रिएट होते हैं एग्जाम के अंदर। क्योंकि एग्जाम में सिर्फ पढ़ी हुई चीजें ही पूछे जाते हैं, बट वो क्वेश्चन पूछने का तरीका उनका अलग होता है और उसी तरीकों को समझने के लिए अपने को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी होता है और उस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने के लिए अपने को थ्योरी पढ़ना जरूरी होता है। बिना थ्योरी के, बिना नॉलेज के, बिना इन्फॉर्मेशन के आप उस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। हालांकि आपको समझ में आ चुका है कि वो क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, बट आपके पास उस टॉपिक से रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है थ्योरी पे फोकस करना एंड साथ ही साथ में एमसीक्यूज पे प्रैक्टिस करना। ओके, अब सवाल आता है कि थ्योरी को कहाँ से स्टार्ट करें, क्या आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो ऑनलाइन करनी चाहिए, ऑफलाइन करनी चाहिए। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप खुद अपने बेस पे, अगर आपने कॉलेज टाइम में अच्छे से स्टडी की है, आपका बेसिक अगर क्लियर है, तो आपको ऑनलाइन कोचिंग लेनी चाहिए। अगर आपका बेसिक भी क्लियर नहीं है और आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं, तो आपको हमेशा ऑनलाइन कोर्स लेना चाहिए। और अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है कि आप रोज का अपनी डिसिप्लिन बना के लेक्चर अटेंड नहीं कर सकते हैं, तो आपको जाना चाहिए ऑफलाइन कोचिंग में। अदरवाइज ऑफलाइन कोचिंग में जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें टाइम वेस्टेज ज्यादा होता है। आप कोचिंग के लिए तैयार होते हैं, जाते हैं, फिर आते हैं, फिर आके आराम से क्या बोलते हैं कि मैं थक गया हूँ, आज तो 6 घंटे की क्लास हो गई, 8 घंटे की क्लास अटेंड की है मैंने, अब मुझे आराम करना है, तो आप सो जाते हैं। सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास टाइम नहीं बचता है। जबकि ऑनलाइन कोर्स में ऐसा होता है, आप सुबह से उठते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड होता है, आपका जो मन होता है वो सब्जेक्ट आप कोर्स में से
पढ़ सकते हैं। आपका मन है एमएसएन पढ़ने का तो आप एमएसएन की क्लासेस ले सकते हैं। अगर आपका मन है फार्मा पढ़ने का तो फार्मा की ले सकते हैं। तो आपके क्या एक ऑटोनॉमी रहती है, आपका जो मन है वो सिलेबस आप पढ़ सकते हैं। आपका मन नहीं है तो आप सिलेबस नहीं पढ़ सकते। ऑफलाइन कोचिंग में अगर आपका मन नहीं है, अगर आप नहीं जाते हैं तो आपकी वो क्लास मिस हो जाती है और बाद में आपको उसका नुकसान उठाना पड़ता है। सो ज़्यादातर चांस में आपको ऑनलाइन कोचिंग लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें ऑटोनॉमी रहती है, आपका खुद का पैटर्न होता है पढ़ने का, कौन सी क्लास आपको लेनी है कौन सी नहीं लेनी है। देन सेकंड चीज़ ये आती है कि अगर आप ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या फिर किसी रीज़न से आप वो अटेंड नहीं कर सकते हैं, तब आपका माइंड में सवाल आता है कि कौन सी ऐसी बुक है जहाँ से मेरी पूरी थ्योरी अच्छे से क्लियर हो सकती है। तो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने आज तक 2 ही बुक देखी हैं थ्योरी के लिए। अगर सबसे बेस्ट आप मुझसे पूछे गए तो एनक्लेक्स की सॉन्डर्स बुक आती है, वो सबसे बेस्ट होती है थ्योरी की। और उसके बाद जो सेकंड नंबर आती है दैट इज द पीआर यादव की थ्योरी बुक और टारगेट आई की थ्योरी बुक। ये दोनों बुक भी बेस्ट हैं। अगर आपको सबसे बेस्ट पढ़ना है तब आप सॉन्डर्स के ऊपर जा सकते हैं। सॉन्डर्स की थ्योरी एकदम कंसेप्चुअल थ्योरी होती है, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर होता है, बट उसमें आपको एक्टिव लर्निंग की जरूरत होती है, क्योंकि वो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं। थोड़ा बहुत आपको अपने बेस पे गूगल से सर्च करके अपने कंसेप्ट को जोड़ना होता है, क्योंकि वो सीधा दे देंगे कि हाइपोकेलेमिया में एसटी सेगमेंट एलिवेशन हो जाता है या फिर हाइपोकेलेमिया में ये चीज हो जाती है। तो उसका रैशनल कंप्लीट नहीं रहता है, वो आपको अपने बेस पे क्लियर करना होता है। और उसी वजह से वो सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है, क्योंकि वो नॉलेज या इन्फॉर्मेशन अच्छी देती है, बट थोड़ा आपको ऊपर प्रेशर डालती है कि आप अपने बेस के ऊपर क्या करें, उसके अंदर एफर्ट डाल के उस कंसेप्ट को पूरी तरीके से समझें। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो कंसेप्ट आपके हमेशा के लिए क्या हो जाता है, रिमाइंड हो जाता है और अच्छी थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाती है। देन नेक्स्ट आता है आपको सबसे बेस्ट जो एमसीक्यूज बुक होती है। तो आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है नॉर्मल लेवल एमसीक्यूज से, जो कि होते हैं पीआर यादव के अंदर एंड टारगेट आई के अंदर। अगर आप उन सबको कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको मूव करना होता है एनक्लेक्स की जो बुक होती है। सबसे बेस्ट बुक एमसीक्यूज के लिए होती है मोजबी। सॉन्डर्स के अंदर भी अच्छे क्वेश्चन है, बट उसके अंदर कम क्वेश्चन है, यानी कि 1000 के लगभग क्वेश्चन है, और जो कि मोजबी है उसके अंदर 3-4 हजार के लगभग क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं अच्छे खासे, और एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आपके सारे कंसेप्ट, जो बचे हुए सारे कंसेप्ट है, वो बुक आपके उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस से कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, अब सवाल आता है कि सिलेबस का। तो नॉरसेट के एग्जाम का फिक्स सिलेबस होता है, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट डिसाइड हुई है जिनके अंदर से पिछले, ऐसा नहीं है कि नॉरसेट ने बोला, नॉरसेट तो यही बोलता है कि कंप्लीट नर्सिंग के सिलेबस से कहीं से पूछ सकते हैं, बट अपने को किसी भी एग्जाम का इवोल्यूशन करना होता है तो अपन देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। तब मैंने 2022 का क्रैक किया था एग्जाम, तो उससे पहले मैंने पूरे पैटर्न को समझा था। तब मुझे पता चला था कि एनाटॉमी, फंडामेंटल, ओबीजी, पीडिया, एमएसएन एंड साइकेट्रिक, ये 6 सब्जेक्ट इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं कि इनसे तो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। कंप्लीट 80% सिलेबस इन्हीं से आता है, और बाकी जो सिलेबस है वो बाकी न्यूट्रिशन, फिर माइक्रोबायोलॉजी भी इंपॉर्टेंट होती है, वहाँ से भी जो इन्फेक्शन कंट्रोल वगैरह है, स्टेलाइजेशन से रिलेटेड हैं। ओके, तो वो सारी चीज़ें वहाँ से भी पूछे जाते हैं। न्यूट्रिशन से कुछ डाइट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फार्मा से इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। फार्मा से सिर्फ वही चीज़ें आती हैं जो किसी डिजीज से रिलेटेड ड्रग होती हैं, जैसे आपको पूछ लेंगे गाउट के अंदर कौन सी देंगे, सीओपीडी के अंदर कौन सी ड्रग देते हैं, तो वो सारी एमएसएन के अंदर क्लियर हो जाती है फार्मा से रिलेटेड सारी चीज़ें। बाकी सीएचएन के भी क्वेश्चन आते हैं थोड़े बहुत, और एकदम मिनिमम लेवल में अगर क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे रिसर्च के, मैनेजमेंट के, साइकोलॉजी के, सोशियोलॉजी के, तो वहाँ से 2-4 क्वेश्चन आते हैं। तो उन 2-4 क्वेश्चन के लिए अपने को वहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको टाइम डालना है इन 5-6 सब्जेक्ट के अंदर, ताकि आपकी पकड़ 80% सिलेबस पे आपकी अच्छी पकड़ बन जाए। तो आपको उन्हीं 80% में से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और आपका सिलेक्शन आराम से हो जाता है। अब थर्ड जो पॉइंट अपन ने डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी का मतलब ये होता है कि अपन किस तरीके से रोज अपने को स्टडी करनी है। तो रोज का सिर्फ एक ही प्लान होना चाहिए आपका, डेली का आपको अपने सिलेबस को ब्रेक करना है। यानी कि आपने कोई ऑनलाइन कोर्स लिया तो आपको देखना है कि उसमें हाँ कि 700 लेक्चर हैं और मेरे पास 5 मंथ है या 6 मंथ है। अगर आप अभी से स्टार्ट करेंगे तो आपके पास 6 मंथ अभी बाकी पड़े हैं। नॉरसेट, अगला नॉरसेट होने में 6 से ज़्यादा ही मंथ है अभी। तो आपको वहाँ से किस तरीके से आपके सिलेबस का डिवाइडेशन करना होता है कि इतने लेक्चर हैं, ये 2 बुक हैं कि पीआर के अंदर 7,500 क्वेश्चन है, टारगेट के अंदर 12-13 हज़ार क्वेश्चन है, मोजबी के अंदर 2-2.5-3 हज़ार क्वेश्चन है। तो ये आपके पास इतने क्वेश्चन बन जाते हैं, लगभग 25 से 30 हज़ार क्वेश्चन हैं, और ये आपका सिलेबस है, थ्योरी है, मुझे इस तरीके से करना है। तो वो अपने हिसाब से प्लान बनाना होता है। किसी के लिए फिक्स एक लाइन नहीं खींची हुई कि दिन के 10 लेक्चर ही अटेंड करने, वो आपकी कंडीशन और आपका सिलेबस के ऊपर डिपेंड करना है कि क्या पता आपका कुछ सिलेबस पहले से क्लियर हो तो आपका टाइम, आपके पास ज़्यादा टाइम होता है, सिलेबस कम होता है। किसी का कुछ भी नहीं किया हुआ है, अपन जीरो से बात कर रहे हैं तो जीरो से मान के चलते हैं तो आपको
दिन के कम से कम 8 से 10 लेक्चर तो अटेम्प्ट करने ही है, और साथ साथ में उन लेक्चर को दिन में जितने लेक्चर लिए हैं नाइट में सोने से पहले उस थ्योरी को पूरी को रिवाइज करना है, क्योंकि इतनी ही थ्योरी होती है वो आधे या 1 घंटे के अंदर रिवाइज हो जाती है। अगर आप उसको रिवाइज नहीं करते हैं तो अगले दिन 10 लेक्चर लोगे तो पीछे के 10 लेक्चर है वो माइंड से फॉरगेट हो जाते हैं। तो फॉरगेट ना हो उसके लिए आपको साथ साथ में उसको रिविजन करना है। एंड जैसे ही कोई भी सिस्टम कंप्लीट हो जाता है, एक सिस्टम आप कंप्लीट कर लेते हैं, एक यूनिट कंप्लीट कर लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, तो उस यूनिट के उस सिस्टम के आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस साथ साथ में करने हैं। ऐसा नहीं कि पहले मैं पूरी थ्योरी पढ़ लूंगा एंड बाद में एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लूंगा। मैंने तो ऐसा ही किया था, थ्योरी पूरी पढ़ ली थी, बाद में एमसीक्यू किया था। बट मुझे लास्ट में रियलाइज हुआ कि ऐसा नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने तो अच्छे से स्टडी की थी तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई थी, थ्योरी बाद में भी रिवाइज करने से याद हो गई थी। बट मुझे जो एक्सपीरियंस रहा है यही रहा है कि जैसे कोई सिस्टम कंप्लीट हो जाता है उसकी थ्योरी पूरी रिवाइजन करके, और आपको क्या करना है उस थ्योरी या उस यूनिट का उस सिस्टम का क्या है एमसीक्यूज प्रैक्टिस साथ साथ में करने। पहले छोटे क्वेश्चन यानी कि पीआर टारगेट के जब पूरी थ्योरी और ये 2 बुक आप कंप्लीट रिवाइज कर लेते हैं, कंप्लीट स्टडी कर लेते हैं, देन आपको मूव करना होता है एनक्लेस टाइप क्वेश्चन पे। क्योंकि अगर आप सीधा एनक्लेस टाइप क्वेश्चन पे मूव करेंगे तो क्या होगा कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे और माइंड में क्या होगा नेगेटिविटी क्रिएट होगी। बिना थ्योरी के कभी भी एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करने। कोई आपको कितना भी बोल रहा हो कि क्वेश्चन पढ़ लेना, टेस्ट सीरीज अभी ले लो या नहीं, आपका जब तक थ्योरी क्लियर नहीं होगी, आपने छोटे मोटे क्वेश्चन बुक से प्रैक्टिस नहीं की, आप टेस्ट सीरीज ले लेते हैं, आप टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे और आपका क्या होगा, जो मोटिवेशन का लेवल एकदम डिक्रीज हो जाएगा और पूरी स्टडी खराब हो जाएगी। तो मेरी बेस्ट एडवाइस ये है कि थ्योरी कंप्लीट होने के बाद और नॉर्मल जो पीआर और टारगेट से क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद रिवाइजन, एक रिवीजन भी हो जाए ना, तो उसके बाद ही आपको टेस्ट सीरीज पे मूव करना है, उसके बाद ही आपको एनक्लेस के क्वेश्चन पे मूव करना है। अदरवाइज आपको इन दोनों चीज़ों को अवॉइड करना है। पहले फोकस इन चीज़ों पे, अगर आप मूव भी कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, नेगेटिविटी के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप डिमोटिवेट रहेंगे, आपकी पूरी स्टडी एक पीक लेवल में लीनियर तरीके से चल रही थी वो सारी डिस्टर्ब हो जाएगी और आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो आपका सिलेक्शन आपके हाथ में होता है, बस आपको एक बेस्ट प्लान, बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ में अपनी स्टडी को 0 से लेके पीक तक ले जाना होता है। और 6 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा होते हैं 6 महीने, क्योंकि अपना सिलेबस इतना बड़ा नहीं है। मैंने आपको बताया 6 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है और बाकी जो सब्जेक्ट जो बच गई हैं उनकी सिर्फ एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेना, ज़्यादा थ्योरी पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और क्वेश्चन भी इतने आते हैं। सीएचएन पे ज़्यादा थोड़ा फोकस करना है, बाकी जो मैनेजमेंट रिसर्च वगैरह है उनकी बजाय। ओके, आई होप कि आपको सारी स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी, और मैंने ये पूरी स्ट्रेटेजी अपने एक्सपीरियंस से बताई है, मैंने बहुत सारे लोगों को बताई भी है, एंड मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है तो वो सारा एक्सपीरियंस शेयर किया है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो चुकी होंगी और आप इस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। और ये मेरी गारंटी है, अगर आप इस तरीके से फॉलो कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप इस लाइन से अगर आप इधर उधर भटकते हैं, कभी एमसीक्यूज पढ़ने पे जाते हैं, कभी किसी ने बोल दिया ये बुक ले लो, ये कर लो, ये कोर्स ले लो, ये ले लो, सब बराबर होते हैं, सारे कोर्स बराबर होते हैं, सब कोचिंग वाले बराबर होते हैं। थ्योरी तो वही है, सीओपीडी वो भी इतना ही पढ़ाएगा, वो भी बस अपने को ज़्यादा होता है कि अपना अपना माइंड कितना एक्टिव रखते हैं, उस चीज़ को किस तरीके से ग्रैब करते हैं, समझते हैं, वो सब अपने ऊपर डिपेंड करता है। और सब अपनी सोच का है कि अरे उसने तो उस कोचिंग का ले रखा है इसलिए उसका हो गया, किसी ने किसी भी कोचिंग का ले रखा है, उस कोचिंग का ले रखा है तो उसमें सभी स्टूडेंटों का तो हुआ नहीं है सिलेक्शन, उसमें भी 2000 का हुआ है। तो सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो सही प्लान और सही स्ट्रेटेजी के साथ में अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते हैं। कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि 10 दिन पढ़े फिर 10 दिन गायब हो गए। हाँ, 1-2 दिन हो जाता है, कभी कोई फंक्शन हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, कभी मूड नहीं होता है, तो आराम से रेस्ट करो। ज़्यादा जो है स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, एकदम रेस्ट के साथ में सुबह उठे 2 घंटे लगातार पढ़ लिए, फिर आराम कर लो, फिर 2-1.5-2 घंटे पढ़ लिए, फिर खाना खाने का टाइम हो जाता है दोपहर में, तब थोड़ा खाना खाया, 1-1.5 घंटे आराम किया, वापस से शाम को 4 बजे से वापस स्टार्ट कर दिया, 6 बजे तक पढ़े, बाद में चाय पी लो, फिर घूम लो थोड़ा, फिर वापस से स्टार्ट कर लो, फिर खाना खा लो, फिर थोड़ा घूम लो, फिर थोड़ा पढ़ के 1 घंटे अपना कंप्लीट जो दिन का पढ़ा हुआ है और रिवाइज करो, सो जाओ खत्म। इस तरीके से आपको कंटिन्यू 3-4-5-6 महीने तक प्रिपरेशन करनी है, जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता, और गारंटी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलो तो फिर मिलते हैं अपन। आई होप कि आप सारी स्ट्रेटेजी फॉलो भी करेंगे। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।